सभी को नमस्कार। मैं एस यादव आपका ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज देखिए हम जो अपने फर्स्ट ग्रेड है और फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो लास्ट जो यूनिट दी गई है और वो यूनिट है छठी यूनिट। छठी यूनिट के अंदर यदि मैं आपको कुछ बताना चाहूं तो देखिए उस यूनिट के अंदर से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं और सबसे सरल यूनिट भी यही है। और इसमें से देखिए अगर पढ़ने जब हम लगते हैं तो ये अथाह नहीं है, अनलिमिटेड यूनिट नहीं है, एक सीमित सी यूनिट है। और इस यूनिट के अंदर प्रमुख रूप से देखिए दो चीज़ों को समावेश किया गया है, एक तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी को और दूसरा इसके अंदर देखिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं आईसीटी। सामान्यतः इस यूनिट को कहा जाता है आईसीटी यूनिट बोल देते हैं और लिखा भी हुआ है अपने इसमें। लेकिन पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं कि जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से पूछे जाते हैं, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ईटी। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये किस पैटर्न पे आ रहे हैं, पुराने पेपर्स के एनालिसिस करने से देखिए ये चीज़ निकल के आती है कि आईसीटी से पहले हमें ज्ञान होना चाहिए पेडागोजी का, और पेडागोजी का ही एक नया रूप निकल के आया है जिसका नाम है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, और एजुकेशन टेक्नोलॉजी से ही बना हुआ एक पार्ट है जिसका नाम है आईसीटी। तो दोस्तों आपको इन तीनों चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, तीनों चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मैं आपको बता देता हूं जो हमारी 5वीं यूनिट है पूरी की पूरी यूनिट पेडागोजी बेस है। पेडागोजी को हिंदी में कहा जाता है शिक्षण शास्त्र। तो ये पूरी यूनिट किस पर आधारित है? शिक्षण शास्त्र पर आधारित है। तो तीन चीजें होगी आपके पास, एक पेडागोजी, दूसरा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और तीसरा इसका पार्ट होता है आईसीटी। इन तीनों को मिलाकर 2 यूनिटें बना रखी है पूरी की पूरी अपने इसके अंदर, और वहां से देखिए प्रत्येक यूनिट से कम 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं अगर 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 10 क्वेश्चन, बहुत बड़ा पार्ट। या हम देखिए ये कहते हैं 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 12 क्वेश्चन। और एक छोटे से सीमित से दायरे के अंदर यदि इतने से क्वेश्चन हमें मिल जाएं तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है दोस्तों। तो पढ़ने के लिए देखिए आप तैयार हो जाइए, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर कुछ परिभाषाएं होंगी, वो जो कि त्यों होंगी, उनके अंदर न मैं घटा सकता न बढ़ा सकता, है ना। यहाँ पर मैंने लिखी है कुछ जैसे विशेषताएं हैं उनको मैं समझाऊंगा, लेकिन मैंने यहाँ पर देखिए प्रिंटेड रूप में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि उनमें किसी प्रकार की कोई गलती की गुंजाइश नहीं हो और उन चीज़ों को आप समझे अच्छे से। तो आज का हम जो शुरुआत करेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के नाम से, पार्ट फर्स्ट। 3 पार्ट में पढ़ेंगे हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी को, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड। तीनों को यदि देखा जाए तो पहले पार्ट के अंदर हम जानेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी शैक्षिक तकनीकी क्या है। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम इसके उपागम देखेंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और उसके बाद तीसरे पार्ट में इसका तीसरा उपागम देखेंगे जिसका नाम है प्रणाली उपागम, सिस्टम अप्रोच। ये 3 पार्टों में हम इसे अध्ययन करेंगे और विस्तार से अध्ययन करेंगे इन चीज़ों का और समझेंगे भी। और आप लोग भी समझने की कोशिश करना इन चीज़ों को धीरे धीरे, तो तैयार हो जाइए। उसके बाद जो अगली यूनिट आएंगी मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, उसके बाद आएंगी आईसीटी। उसके भी हमारे कई पार्ट बनेंगे और आईसीटी को हम देखेंगे कौन कौन से प्रोग्राम और किस तरह चल रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं अपनी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी। लेकिन इसको पढ़ने से पहले देखिए मैं एक शब्द लेके आया हूं जिसका नाम है शिक्षण शास्त्र, इंग्लिश में जिसे कहा जाता है पेडागोजी। अब सबसे पहले बात आती है शिक्षण शास्त्र की। यदि हम बात करें तो देखिए इसके अंदर थोड़ी सी एक बात निकल के ये आती है कि ये जो हमारी 5वीं यूनिट है, और 5वीं यूनिट किससे संबंधित है? हमारी शिक्षण से रिलेटेड है, याद रखना एक बात। और 5वीं जो यूनिट है हमारी, उसके अंदर सारा का सारा पेडागोजी वाला पार्ट है। तो बात आती है कि ये जो शिक्षण शास्त्र है ये क्या है? एक विषय के रूप में है, विषय के रूप में हमारे यहां पर देखिए पढ़ाया जाता था। और एक विषय के रूप में कब चलता था? 1960 के आसपास से एक शिक्षा के अंदर एक विषय के रूप में चलन में एक विषय था, और इसी विषय को हम नाम देते थे शिक्षण शास्त्र, या इंग्लिश में कहा जाता है पेडागोजी। अब देखिए इस विषय के अंदर धीरे धीरे एक
नई नवाचार आने लगे 1980। आते आते ये जो पेडागोजी जो विषय था इसके अंदर एक नया रूप आने लगा और उसे कहा जाने लगा शैक्षिक तकनीकी। शैक्षिक तकनीकी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, और शॉर्ट में इसे हम कहते ईटी, एक नया विषय के रूप में। तो प्रारंभ में एक विषय था जिसका नाम क्या होता था, शिक्षण शास्त्र, और उसके बाद ये शिक्षण शास्त्र में ही देखिए किसको शामिल कर लिया गया, तकनीकी को शामिल किया गया, या हम कह दें नवाचारों को इसके अंदर देखिए शामिल किया गया। तो एक नया विषय बन गया और आजकल ये विषय चलन में नहीं है। इसकी जगह जो विषय पढ़ाया जाता है, कौन सा विषय पढ़ाया जाता है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, या हिंदी में कहें शैक्षिक तकनीकी, और शॉर्ट में हम क्या कह देते इसको, ईटी नामक विषय पढ़ाए जाना लगा है। अब देखिए एक चित्र को भी दिखाया गया, इसमें जो दिखाया गया शिक्षण कराने की विधाओं को बताया गया है। अर्थात पेडागोजी में अध्ययन किसको किया जाता है, पेडागोजी में शिक्षण शास्त्र के अंदर आने वाली जो विधाएं हैं, चाहे उसकी विधियां हो, चाहे उसकी तकनीक्स हो, या उसके अलावा देखिए उसकी व्यू रचनाएं हो, या देखिए उसके स्तर हो, तो इन सब को हम किस में शामिल करते हैं, शिक्षण शास्त्र के अंदर। और उन्हीं चीज़ों को देखिए एक टीचर द्वारा पढ़ाने की जो स्किल्स हैं धीरे धीरे डेवलप की गई हैं, और किस तरह से आज कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, और यहाँ देखिए बोर्ड के माध्यम से। तो यानी शिक्षण शास्त्र क्या है, शिक्षण की कला। इसीलिए देखिए शिक्षण शास्त्र में दोनों चीज़ों को समाहित किया जाता है। एक तो हम समाहित किसको करते हैं इसके अंदर, कला को, और दूसरा विज्ञान को। एक क्या है हमारे पास, विज्ञान, और एक कला, इन दोनों को समाहित किसमें किया जाता है, शिक्षण शास्त्र में। तो सीधा सा है, शिक्षण शास्त्र में अध्ययन किस चीज का किया जाता है, शिक्षण की विधियां, उसके अलावा शिक्षण की व्यू रचनाएं, शिक्षण के उपागम, इन सब का अध्ययन, या शिक्षण में आने वाले नवाचार, इन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं, शिक्षण शास्त्र में करते हैं। अब शिक्षण शास्त्र का रूप किसने ले लिया है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसे अब हम आगे पढ़ेंगे। और मैं आपको और थोड़ा विस्तार से बताना चाहूं तो देखिए कि ये जो हमारे शिक्षक और शिक्षार्थी और तकनीकी तीनों का समावेश यदि जिस विषय में किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षण शास्त्र। मैं अब एक तुलना करके आपको देखिए यहां दिखाना चाहूंगा। एक तरफ तो लेते हैं हम शिक्षण शास्त्र, थोड़ा सा और समझें हम शिक्षण शास्त्र, ठीक है, और दूसरा एक ले लेते हैं हम यहां पर ईटी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसे हम कहते हैं शैक्षिक तकनीकी। दोनों में तुलना देखिए, दोनों में यदि हम तुलना करते हैं पेडागोजी और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में, सबसे पहले देखिए ये किस पर जोर देती है, ये पाठ्य वस्तु पर, पाठ्य वस्तु यानी जो पढ़ाना है उस पर, पाठ्य वस्तु केंद्रित। उसके बाद यदि हम बात करते हैं इसके अंदर देखिए ये किस पर केंद्रित है, उद्देश्य केंद्रित, उद्देश्य केंद्रित। तो दो चीजें हैं अपने पास। यदि हम बात करें ये तो पाठ्य वस्तु यानी जो कंटेंट पढ़ाना है उस पर, और ये शिक्षण के उद्देश्यों पर केंद्रित है। अब देखिए दूसरी एक चीज इसके अंदर हम और देखते हैं, वो आता है कि पाठ्य वस्तु के अंदर भी किस पर जोर दिया जाता है, पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर, पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर किस पर जोर दिया जाता है, पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर जोर दिया जाता है। तो उसके बाद यदि एजुकेशन टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो वो किस पर जोर देती है, व्यवहार परिवर्तन पर। इसकी तुलना करते हैं, ये किस पर जोर देती है, व्यवहार परिवर्तन, परिवर्तन। ये देखिए, ठीक है। अब और देखिए उद्देश्य की जब बात आती है तो यहां देखिए शिक्षण शास्त्र में तीन उद्देश्यों को, एक उद्देश्य तो हमारा होता है ज्ञानात्मक, दूसरा देखिए भावात्मक, और तीसरा देखिए यदि हम बात करते हैं जिसे कहते हैं क्रियात्मक।
इन तीनों उद्देश्यों को समावेश किया गया है, लेकिन एजुकेशन टेक्नोलॉजी में ये वाला उद्देश्य नहीं होता है। यहां केवल कौन सा है, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक उद्देश्यों पर जोर दिया जाता है। यह परीक्षा में पूछा गया था। एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर कौन सा उद्देश्य को शामिल नहीं किया गया है, भावात्मक उद्देश्य को शामिल नहीं किया गया है। और देखिए दोनों विषय की बात करें, क्योंकि पहले यह विषय चलन में था 1960 से 1980। 1980 के बाद से ये नया विषय आया जिसका नाम क्या है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी। आप लोगों ने बीएड करते हुए भी इसके बारे में पढ़ा होगा, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के। और यदि हम देखिए बात करते हैं, ये क्या है, कला और विज्ञान, कला व विज्ञान। लेकिन ये कला और विज्ञान नहीं है, इसमें जिस चीज को देखिए यहां पर जो शामिल किया गया है वो है इनपुट, दूसरा देखिए प्रोसेस, और तीसरा आता है आउटपुट। इन चीजों को इसके अंदर क्या किया गया है, शामिल किया गया है। उसके अलावा देखिए यदि इसमें देखें तो ये सॉफ्टवेयर पक्ष को बताता है, सॉफ्टवेयर, और ये सॉफ्टवेयर के साथ साथ क्योंकि मशीनों के प्रयोग पर भी बल देता है, इसलिए सॉफ्टवेयर और साथ में क्या है, हार्डवेयर भी। हार्डवेयर का मतलब मशीनें। इस तरह से देखिए हम दोनों में अंतर कर सकते हैं, और अंतर करके देखिए हम इस चीज को और भी सरल रूप में क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये अंतर देखिए आप लोग इसको समझने की कोशिश करना कि दोनों में अंतर किस तरह से है। एक तो हमारे पास पेडागोजी है और दूसरा विषय कौन सा है, शैक्षिक तकनीकी। दोनों को देखिए मैंने एक सारणी के रूप में बताया, पाठ्य वस्तु केंद्रित तो ये उद्देश्य केंद्रित। ये पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर जोर देता है तो ये व्यवहार परिवर्तन पर। इसमें शिक्षण के तीनों उद्देश्य आ जाते हैं तो यहाँ पर केवल दो ही उद्देश्य हैं, ये कला और विज्ञान है तो ये इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट पर आधारित। देखिए इसमें सॉफ्टवेयर उपागम को अपनाया गया, इसमें सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर को भी अपनाया गया है। इस तरह से देखिए हम दोनों चीज़ों को देखते हैं अपने इसके अंदर। और अब देखिए आज का जो हमारा विषय है वो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इसको हम पढ़ेंगे आज। तो अब शुरुआत करते हैं अपनी शैक्षिक तकनीकी। शॉर्ट में देखिए इसे कहा जाता है ईटी। क्या कहा जाता है इसे, शॉर्ट में ईटी कहा जाता है, ईटी। ईटी का मतलब क्या होता है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी इसका पहला अक्षर ई और इसका पहला अक्षर हमने क्या लिया, टी। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, आजकल ये विषय चलन में हुआ है 1980 के बाद से इसका जन्म। अब देखिए दो शब्द हैं यहाँ, एक तो शिक्षा और दूसरा तकनीकी। शिक्षा का अर्थ को हम मनोविज्ञान के प्रारंभ में ही अच्छे से समझ लेते हैं, और उसके बाद दूसरा आता है तकनीकी, जिसे मैं आईसीटी में भी पढ़ाता हूँ, तकनीकी शब्द का अर्थ। लेकिन फिर भी यहाँ मैं बता देता हूँ। देखिए दो शब्द हैं हमारे पास, एक शब्द है ग्रीक भाषा का और दूसरा शब्द है लैटिन भाषा का। दो शब्द हैं हमारे पास। ग्रीक भाषा के अंदर देखिए टेक्ने, टेक्ने शब्द का अर्थ होता है एक कला, और उसके बाद देखिए लैटिन भाषा के अंदर एक टेक्सरे शब्द है, और जिसका अर्थ यदि हम यहां पर देखें इसका अर्थ होता है निर्माण करना या बुनना, बुनना या निर्माण करना। अब देखिए ये दोनों शब्दों से इसकी क्या मानी जाती है, टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, तकनीकी की बात कर रहे हैं। और इंग्लिश में जिसे कहा जाता है तकनीकी को क्या कहते हैं हम, टेक्नोलॉजी, इसकी बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की उत्पत्ति ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई। ग्रीक भाषा का शब्द टेक्ने का अर्थ होता है कला, और लैटिन भाषा में टेक्सरे का अर्थ होता है बुनना या निर्माण करना, बुनना या निर्माण करना। इस तरह से देखिए, अब सामान्य अर्थ में देखिए हम एक कह सकते हैं इसका अर्थ किसी कार्य को करने की कुशलता। सामान्य अर्थ में क्या कह सकते हैं, तकनीकी का मतलब क्या है, किसी कार्य को करने की कुशलता या दक्षता।
या कौशल। क्या कहलाता है? किसी कार्य को करने की कुशलता है, दक्षता क्या कहलाता है? तकनीकी। दूसरे रूप में प्राप्त जो ज्ञान है उसका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? और जो हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसे वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना, यानी आपने जो ज्ञान प्राप्त किया था विज्ञान से, उस ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? तकनीकी। अभी केवल इसी का अर्थ बता रहा हूं। इसके बाद चलेंगे हम शैक्षिक तकनीकी के ऊपर, तो और उसके बाद देखिए हम देखेंगे शैक्षिक तकनीकी के अंदर, इस पिक्चर के अंदर भी बहुत सारी टेक्निक्स दिखाई गई हैं। एक जो ट्री बनाकर विभिन्न प्रकार के हमारी एजुकेशन से संबंधित टेक्निक्स, चाहे हमारा रेडियो हो, टीवी हो, कंप्यूटर हो, लॉक्स हो, उसके अलावा देखिए म्यूजिक हो, बहुत सारी चीज़ों को देखिए इसमें प्रदर्शित किया गया है। और यहीं से अपनी किसकी शुरुआत होती है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की शुरुआत होती है। तो आप देखिए हम सबसे पहले हम बात करते हैं शैक्षिक तकनीकी का अर्थ। और शैक्षिक तकनीकी के अंदर अब दोनों शब्दों को जोड़ दिया गया है, और दोनों जो शब्द अपने इसमें जोड़े गए हैं वो कौन कौन से हैं? शिक्षा और तकनीकी। तो सीधा सा है, देखिए शिक्षा का यदि अर्थ लें हम, सीखने सिखाने की, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में तकनीकी का प्रयोग, तकनीकी का प्रयोग क्या कहलाएगा? शैक्षिक तकनीकी। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में तकनीकी का प्रयोग क्या कहलाता है? शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। और ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जब हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं तो देखिए हमारी जो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है क्या हो जाती है? सरल हो जाती है, सहज हो जाती है। या देखिए हम सरल सहज के साथ साथ यदि हम कहते हैं बोधगम्य हो जाती है, या हम कह सकते हैं प्रभावशाली, प्रभावशाली। दोबारा से देखिए, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में तकनीकी का प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। और इस तकनीकी के कारण हमारी शिक्षण प्रक्रिया सरल, सहज और बोधगम्य तथा प्रभावशाली हो जाती है। तो शैक्षिक तकनीकी क्या करती है? हमारी शिक्षण प्रक्रिया को सरल, सहज और बोधगम्य और प्रभावशाली बनाती है। अब इसी रूप को देखिए हम और देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी ने कैसे प्रभावित किया हमारी पढ़ने पढ़ाने की क्रिया? तो देखिए मैं आपको शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं की बात करता हूं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, और सबसे पहले यदि हम बात करें शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई थी? मौखिक। याद करिए, वेदों का ज्ञान कैसे दिया जाता था? वैदिक युग में यदि हम बात करें तो कैसे दिया जाता? मौखिक। उसके बाद देखिए शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है बदली, और उसके बाद देखिए मुद्रण आया, तो देखिए हमें ये ज्ञान किस में मिलने लगा? मुद्रित रूप में, यानी पुस्तकों के रूप में। उसके बाद देखिए टेक्नोलॉजी ने अपनी देखिए करवट बदली, यानी विकास किया, और विकास करने के कारण अब हमारे पास देखिए किताबों से हम कहाँ पहुँच गए? इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स को किससे लिखते? स्मॉल ई। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, यानी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से देखिए आज आपके पास जितना भी ज्ञान है उस ज्ञान को देखिए आप जो प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग? इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का प्रयोग, चाहे मोबाइल हो आपका, चाहे इंटरनेट हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे ऑडियो वीडियो, देखिए और भी बहुत सारे उपकरण हैं जैसे प्रोजेक्टर वगैरह,
ये सारे क्या है, टेक्नोलॉजी है, नवाचार है। इन नवाचारों का प्रयोग अब हम किस में करने लग गए, हमारी शिक्षा पद्धति में करने लगे। तो कहने का मतलब है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में तकनीकी का प्रयोग ही क्या कहलाता है, शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। पहले मौखिक रूप से, उसके बाद आया मुद्रित, और अब कौन सा आ गया, इलेक्ट्रॉनिक साधन आ गए हमारे पास। देखिए, और इन साधनों का पहले इनका प्रयोग किया, फिर इसका प्रयोग किया, और आज इसका प्रयोग हम कर रहे हैं। ये सब क्या कहलाता है, शैक्षिक तकनीकी के साधन कहलाते हैं, शैक्षिक तकनीकी के उपकरण कहलाते हैं। तो देखिए, अब इसके बाद हम शैक्षिक तकनीक का अर्थ देखने के बाद दो परिभाषाएं देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं। और एक परिभाषा रॉबर्ट ए कॉक्स, वैसे तो मैं आपको बहुत सारी परिभाषाएं दिखाऊंगा, रॉबर्ट ए कॉक्स, इनके द्वारा देखिए शैक्षिक तकनीकी की एक परिभाषा दी। और इन्होंने देखिए जिस चीज पर जोर दिया अपनी परिभाषा के अंदर, वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग पर जोर दिया इन्होंने। वैज्ञानिक प्रक्रिया, सीखने सिखाने में वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग ही क्या कहलाता है, शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग, याद रखना, अगर पेपर में पूछा जाता है वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग किसने कहा, रॉबर्ट ए कॉक्स ने कहा। क्या कहा इन्होंने अपनी परिभाषा में, सीखने सिखाने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग ही क्या कहलाता है, ईटी कहलाता है। यानी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में ईटी का प्रयोग, अर्थात सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग क्या कहलाता है, ईटी। उसके बाद एक परिभाषा और पूछ ली गई थी जो पिछले एग्जाम के अंदर पूछा गया था, एस.के. मित्रा की, जिसे कहा जाता है शिव कुमार मित्रा। और एस.के. मित्रा की यदि हम परिभाषा की बात करें तो देखिए, एस.के. मित्रा, इनके अनुसार जो देखिए परिभाषा दी गई है, इन्होंने क्या कहा, देखिए इन्होंने कहा विधियों एवं तकनीकी का विज्ञान, विधियों एवं तकनीकी का विज्ञान। ईटी को क्या कहा इन्होंने, विधियों एवं तकनीकी का विज्ञान, विधियों एवं तकनीकी का विज्ञान, जो शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्या कर रही है, सहयोग करती है। एस.के. मित्रा की डेफिनेशन पूछी जा चुकी है, तो ध्यान रखना। एस.के. मित्रा ने क्या कहा था, शैक्षिक तकनीकी द्वारा देखिए शिक्षण विधियों एवं तकनीकी विज्ञान का प्रयोग किसके लिए, शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। अर्थात हम कह सकते हैं शैक्षिक तकनीकी विधियों एवं तकनीकों का विज्ञान है। और इसी विज्ञान के द्वारा हम किसकी प्राप्ति करते हैं, शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। विधियों एवं तकनीकी का विज्ञान है। और किसकी प्राप्ति करेंगे, इस टेक्नोलॉजी और विधियों से हम शिक्षण के उद्देश्यों की, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति। अब देखिए, ये डेफिनेशन मैं आपको दिखाऊंगा जो आपको अपने नोटबुक में भी उतारनी है और उनको याद भी करना है। एक एक डेफिनेशन पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं BF स्किनर के अनुसार। इन्होंने एजुकेशन टेक्नोलॉजी की परिभाषा दी, शिक्षण तकनीकी वह शास्त्र है जो शिक्षा की प्रभावशीलता में वृद्धि करता है। किसमें वृद्धि कर रहा है, इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता में। उसके बाद तथा संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के अपेक्षाकृत अधिक समुन्नयन करता है। तो दूसरी बात किसको बताया इन्होंने, शिक्षण प्रक्रिया को क्या कर रहा है, उन्नत करता है। ये समुन्नत का मतलब क्या होता है, उन्नत करना, अपग्रेड करना इस चीज को। कौन कहते हैं, स्किनर साहब। एक एक परिभाषाएं देखेंगे। I.K. डेविस, बहुत बड़ा नाम है इनका भी, देखिए पेडागोजी के अंदर आगे देखेंगे भी। इनके द्वारा देखिए एक प्रोसेस भी दी गई है, उसे भी देखेंगे। अधिगम के ऊपर देखिए इन्होंने एक प्रोसेस दी थी, और जिसे हम कहते हैं शिक्षण अधिगम संगठन या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 4 चरण बताए थे I.K. डेविस ने, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं फर्स्ट ग्रेड में ज्यादातर। बात करते हैं शैक्षिक तकनीकी का संबंध शैक्षिक और प्रशिक्षण। 2 बातों से बताया इन्होंने संबंध, शैक्षिक और प्रशिक्षण के संदर्भ में समस्याओं से होता है
और उसमें अधिगम के स्रोतों के संगठन में अनुशासित और प्रणाली उपागम के प्रयोग की क्षमता विशेष होती है। तो ये परिभाषा किसकी है? आई.के. डेविस की। इन्होंने किस पर जोर दिया है? प्रणाली उपागम, सिस्टम अप्रोच पर भी जोर दिया है आई.के. डेविस ने। और देखिए इसके अलावा काफ़ी जैकोटा देखिए, ब्लूमर की देखिए डेफिनेशन है। इन्होंने क्या कहा देखिए शैक्षिक तकनीकी के बारे में? शैक्षिक तकनीकी को व्यवहारिक अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का विनियोग कहा। क्या कहा है इन्होंने? परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए किसको? वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का विनियोग किसने कहा? याद रखना, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का विनियोग, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का विनियोग किसने कहा? ये कहा गया था जैकोटा ब्लूमर के द्वारा कहा गया। और इन्होंने देखिए दो चीजों, विज्ञान का अर्थ होता है व्यवस्थित, सिस्टेमेटिक, और टेक्नोलॉजी का वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना। यानी हमारी जो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है जिसमें आदान प्रदान होता है, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच जो अंतःक्रिया होती है, उस अंतःक्रिया में देखिए वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का प्रयोग करना। विनियोग, अंतःक्रिया, उसके अंदर किसका प्रयोग करना? यहां पर विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग करना। और देखिए रॉबर्ट ए कॉक्स, जिसके बारे में मैंने अभी आपको प्रारंभ में बताया था, इनकी परिभाषा देखिए, मानव की सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। यानी सीधा सा वैज्ञानिक प्रक्रिया को इन्होंने क्या कहा है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया के अंदर वैज्ञानिक प्रोसेस को अपनाना क्या कहलाता है? शैक्षिक तकनीकी। और देखिए अगली परिभाषा बूटर के अनुसार, ज्ञान के व्यवहार में विनियोग की प्रक्रिया ही शैक्षिक तकनीकी है। यहाँ देखिए व्यवहार के लिए कहा गया, न तो तकनीकी कहा और न विज्ञान कहा, और यहाँ पर साथ में विनियोग, अंतःक्रिया जो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में होती है, जो आदान प्रदान होता है विषय वस्तु को लेकर, उसके बारे में देखिए कहा गया है। उसके बाद ये पूछी जा चुकी है ये डेफिनेशन शिव के मित्रा के अनुसार और इन्होंने क्या कहा था? शैक्षिक तकनीकी को उन पद्धतियों तथा प्रविधियों का विज्ञान माना जा सकता है जिनके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। अर्थात हम पद्धति का मतलब क्या होता है? विधि। क्या होता है? विधि। विधि और प्रविधियों का विज्ञान माना है। किसको माना गया है? शैक्षिक तकनीकी को। तो इसलिए यहां पर शिव के मित्रा के अनुसार आपने देखा। अब उसके बाद देखिए हम आगे एक परिभाषा देखते हैं हमारी एनसीईआरटी की 1967 में। देखिए जो परिभाषा दी और क्या कहा एनसीईआरटी ने, शैक्षिक तकनीकी मानव अधिगम प्रक्रिया को उन्नत करने हेतु, किसको देखिए उन्नत कर रही है? मानव अधिगम प्रक्रिया। और मानव का मतलब यहां पर सीधा सा है हमारे पास बालक। बालों के देखिए सीखने की प्रक्रिया को क्या करती है? उन्नत करती है। कौन कह रहा है? ये एनसीईआरटी। हेतु निकायों, प्रविधियों एवं सहायक साधनों के अनुप्रयोग और मूल्यांकन का विकास है। सीधी सी अब देखिए जितनी भी परिभाषाएं हमने पढ़ी इनका सीधा सा अर्थ यही था, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग क्या कहलाता है? शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। आगे देखते हैं। देखिए जो भी देखिए हमने परिभाषाएं पढ़ी उनकी कुछ विशेषताएं निकल के आती हैं। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या बनाती है? सरल, स्पष्ट, रुचिकर, बोधगम्य, वस्तुनिष्ठ और सशक्त बनाती है। जिनकी मैंने पहले ही कहा था, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सरल, स्पष्ट, रुचिकर, बोधगम्य, वस्तुनिष्ठ और सशक्त बनाने वाली प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। और देखिए अगली विशेषता, शैक्षिक तकनीकी प्रमुख रूप से शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने पर बल देती है।
किसको प्राप्त करने पर? शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने पर बल देती है। मैं आपको एक और बात बताऊं, यहाँ पर यदि शैक्षिक तकनीकी जो विषय को अपनाया गया था, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज यही थी, शैक्षिक उद्देश्य, इनके ऊपर जोर दिया गया। और दूसरा जो जोर दिया गया था, यंत्रीकरण, अर्थात मशीनों पर जोर। इसमें जो जोर दिया गया था, किस पर दिया गया? यंत्र यानी मशीनों पर जोर दिया गया। और दूसरा शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने पर जोर दिया गया। शैक्षिक तकनीकी के अंदर दो ही चीजें, और इसी बात को यहाँ लिखा है कि शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने पर क्या देती है? बल देती है। यह शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अधिगम परिस्थितियों में आवश्यक परिवर्तन लाने में सक्षम है। अधिगम परिस्थितियों में क्या करती है? आवश्यक परिवर्तन लाती है। और इस तकनीकी में मैंने केवल दो ही उद्देश्य बताए थे, एक तो था ज्ञानात्मक और दूसरा था क्रियात्मक। भावात्मक उद्देश्य की पूर्ति इसमें नहीं होती है, याद रखना इस चीज को। और देखिए काफी विशेषताएं हैं। शैक्षिक तकनीकी ज्ञानात्मक, ये फिर आ गया देखिए अब। और दूसरा कौन सा हमारा? क्रियात्मक उद्देश्यों से संबंधित है। अर्थात याद रखना, भावात्मक उद्देश्य से संबंधित नहीं है, ये उद्देश्य इसमें शामिल नहीं है, केवल क्रियात्मक और ज्ञानात्मक। शैक्षिक तकनीकी में व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है। सबसे बात होती है, क्योंकि मैंने पहले कहा तकनीकी का मतलब क्या होता है? प्राप्त ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? व्यवहारिक। तो यहाँ व्यवहारिक पक्ष पर जोर दिया जाता है, ज्ञानात्मक और क्या क्रियात्मक उद्देश्यों की पूर्ति पर देखिए जोर दिया जाता है। उसके बाद और विशेषताएं देखते हैं। शैक्षिक तकनीकी से छात्र, शिक्षक और प्रशासन और संपूर्ण विद्यालय का वातावरण प्रभावित होता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्रभावित करती है स्टूडेंट को, और हाँ उसके अलावा हमारे टीचर्स को, उसके अलावा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को, उसके अलावा हमारे स्कूल के पूरे हूल वातावरण को क्या करती है? ये प्रभावित करता है। इसमें क्रमबद्ध उपागम को प्रधानता दी जाती है, क्योंकि क्रमबद्ध का अर्थ होता है वैज्ञानिक। क्रमबद्धता का अर्थ क्या होता है? वैज्ञानिकता। विज्ञान किसे कहा जाता है? जिसमें क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए उसी को क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। इस तरह से देखिए हम यहाँ कुछ विशेषताएं देख रहे हैं। और एक विशेषता देखिए, शिक्षक, छात्र तथा तकनीकी प्रक्रियाएं एक साथ समावेशित रहती हैं, क्योंकि सीधा सा है, शिक्षक और छात्र इन दोनों के बीच में अंतःक्रिया होती है। और यह अंतःक्रिया किसके माध्यम से होने लगी? तकनीकी के माध्यम से। क्या होने लगी? अंतःक्रिया। तो ये समावेशित है या नहीं है? एक दूसरे से आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं। देखिए शैक्षिक तकनीकी के विकास की कहानी, ये थोड़ा याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया था और पूछ भी लिया जाता है, क्योंकि कुछ परिभाषाएं थी, परिभाषाओं के बाद हमने विशेषताएं देखी, विशेषताओं के बाद देखिए यदि पूछा जाए शैक्षिक तकनीकी का विकास प्रारंभ हुआ। शैक्षिक तकनीकी का विकास प्रारंभ होता है 19वीं शताब्दी में। और इसमें यदि हम इसकी अवस्था देखें, कैसी अवस्था में था? शैशवा अवस्था में था। ये हमारा विषय परीक्षा में पूछा जा सकता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जन्म कौन से उसमें हुआ है? 1980 के दशक में हुआ, यानी 19वीं सदी के अंदर देखिए इसका जन्म होना शुरू हो गया था, लेकिन विषय के रूप में चालू हुआ था 1980 से। बात करते हैं आगे। देखिए इसकी जो शुरुआत मानी जाती है 1926, और 1926 में देखिए यहां पर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सिडनी एल प्रेसे। उन्हीं का फोटो लगा हुआ है, सिडनी एल प्रेसे। इनके द्वारा एक मशीन बनाई गई थी शिक्षण की पहली बार, और उसे कहा जाता है टीचिंग मशीन, और हिंदी में कहते हैं शिक्षण की मशीन। कब बनी है मशीन? 1926 में। और ये देखिए ओहियो विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर थे। तो कौन से विश्वविद्यालय से संबंध था?
ओहियो विश्वविद्यालय यूएसए। कहां पर है ये? यूएसए। इनके द्वारा एक मशीन बनाई गई, ये जो आप देख रहे हैं चित्र में इनके द्वारा बनाई गई मशीन, इसी मशीन को आप देख रहे हैं यहां पर। इस मशीन के अंदर क्या था? बहुविकल्पी प्रश्न थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। बच्चा क्वेश्चन को पढ़ता, उसका आंसर देता, उसका गलत देने पर उसको फीडबैक दिया जाता था, अर्थात उसका इवोल्यूशन हाथों हाथ, और वो अपनी गति से, स्वयं अपनी गति से पढ़ता पढ़ता आगे बढ़ता था। स्वयं का नियंत्रण होता, स्वयं की गति से पढ़ता था। ऐसी विधियों को कहा जाता है इंडिविजुअल या व्यक्तिगत विधियों के नाम से हम जानते हैं। तो देखिए परीक्षा में पूछा जा सकता है, शिक्षण मशीन का आविष्कार किसने किया? 1926 में सिडनी एल प्रेसे द्वारा बनाई गई। कहाँ के थे ये यूएसए के अंदर रहने वाले, और कौन से विश्वविद्यालय में बनाई गई थी? ओहियो विश्वविद्यालय के अंदर 1926 में सिडनी एल प्रेसे द्वारा। मशीन का चित्र भी है आपके सामने। आगे चलते हैं, देखिए विकास की कहानी। 1930 और 40 का दशक, दो और आते हैं। देखिए यहाँ एजुकेशन टेक्नोलॉजी को अपनाने वाले शिक्षा शास्त्री, एक का नाम तो था लुम्सडेन और दूसरा था ग्लेजर, जिसे ग्लेसर भी कहा जाता है, ग्लेसर भी कह देते हैं। अब देखिए लुम्सडेन और ग्लेसर ने कुछ कार्ड बनाए। क्या बनाए इन्होंने? कुछ कार्ड बनाए, छोटे छोटे कार्ड बनाए। किस पर आधारित बनाए उन्होंने? टेक्नोलॉजी पर आधारित, और यानी शिक्षण को यंत्रवत बनाने के लिए कुछ कार्ड बनाए, कुछ बोर्ड बनाई, कुछ किताबें लिखी। कार्ड हैं, बोर्ड हैं और कुछ पुस्तकें। किस लिए? शिक्षण को मशीनीकरण करने के लिए, शिक्षण को यंत्रवत बनाने के लिए, करने के लिए। इनका बड़ा नाम आएगा भी, लुम्सडेन का। काफी कुछ आएगा, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में इनका काफी योगदान है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर आता है 1954, बीएफ स्किनर साहब आ जाते हैं। इनका सिद्धांत तो पढ़ा होगा, क्रिया प्रस्तुति का सिद्धांत। व्यवहार के ऊपर देखिए काफी कुछ काम किया, व्यवहार परिवर्तन पर जोर दिया इन्होंने काफी कुछ। बीएफ स्किनर महोदय द्वारा देखिए एक प्रोग्राम दिया गया था जिसका नाम था प्रोग्राम्ड लर्निंग। इसी को कहते हैं अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन, या यहां लर्निंग का मतलब क्या? अधिगम। कई बार इसको क्या कहा जाता है? अनुदेशन भी कहा जाता है। और अंग्रेजी में लर्निंग की जगह क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। इनके द्वारा ये प्रोग्राम बनाए गए। ये जो फोटो देख रहे हो किसकी है? बीएफ स्किनर के महोदय की है। और उसके अलावा देखिए इनके द्वारा देखिए ये प्रोग्राम्ड लर्निंग को पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर देखिए एक मशीन के माध्यम से बच्चा अपने खुद के अनुदेशन से कार्य कर रहा। अनुदेशन का मतलब स्वयं की गति और स्वयं का नियंत्रण से कार्य करता है, चीज़ों को पढ़ता है और आगे बढ़ता चला जाता है। गलत होने पर देखिए उसको सही दूसरे ऑप्शन दिखाए जाते हैं, क्योंकि उसमें इसका किसका प्रावधान किया गया? फीडबैक का प्रावधान किया गया। शिक्षा शास्त्र में फीडबैक नहीं होता था, लेकिन एजुकेशन टेक्नोलॉजी में जिस चीज़ को अपनाया है वो कौन सी है? फीडबैक को अपनाया। हिंदी में फीडबैक को कहते हैं पृष्ठ पोषण। और पृष्ठ पोषण का मतलब होता है कार्य के बारे में जानना, सही है या गलत है, उसके बारे में देखिए ज्ञान प्राप्त करना। और आगे बढ़ते हैं, देखिए 1967 इंग्लैंड के अंदर रहने वाले देखिए एक, कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड, और जिनका नाम था रॉबर्ट जोनस ब्राइनमर। रॉबर्ट, पूरा नाम रॉबर्ट जोनस ब्राइनमर, ये परीक्षा में आया हुआ है। इनके द्वारा पहली बार शैक्षिक तकनीकी शब्द दिया गया। शैक्षिक तकनीकी शब्द दिया गया, याद कर लेना, ये परीक्षा में आया हुआ है। शैक्षिक तकनीकी शब्द देखिए पहली बार, सर्वप्रथम किसने दिया? इंग्लैंड के, देखिए यहां पर हम देख रहे हैं जिनका नाम था रॉबर्ट जोनस ब्राइनमर द्वारा। कब दिया गया? 1967 में। और शॉर्ट में इसी शब्द को हम कहते हैं ईटी।
इससे पहले एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का नाम नहीं था, इससे पहले और बहुत सारे नाम थे, जैसे शिक्षा के काफ़ी नाम हैं, ऐसे ही इसके भी कई नाम चलन में हो गए थे, जैसे अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी, शिक्षा तकनीकी, प्रशिक्षण तकनीकी, व्यवहार तकनीकी, ऐसे कई नाम चलन में थे। लेकिन पहली बार एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो शब्द दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? इंग्लैंड के रहने वाले ब्राइनमर के द्वारा दिया गया। याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इसके बाद देखिए हम भारत में देखते हैं। भारत के अंदर देखिए शैक्षिक तकनीकी की हम बात करें, भारत में शैक्षिक तकनीकी अर्थात ईटी। और भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत में देखिए 1970 में पहली बार शिक्षा विभाग के अंतर्गत ईटी एजुकेशन टेक्नोलॉजी की एक इकाई स्थापित की गई। कब की गई? 1970 में पहली बार। उसके बाद देखिए 1972 में भारत में इसके अंतर्गत कुछ कार्यक्रम चलाए गए। भारत में कार्यक्रम चलाए गए, किसके नाम से? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के नाम से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आता है 1973-74 का वर्ष। इस वर्ष एनसीईआरटी द्वारा देखिए एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है और इंस्टीट्यूट का नाम है CIET। ईटी का अर्थ तो आप जानते ही हो, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। CI का अर्थ होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, और जिसे हिंदी में हम कहते हैं सेंट्रल का अर्थ क्या होता है? केंद्रीय। क्या है ये? केंद्रीय शिक्षा संस्थान, केंद्रीय शिक्षा तकनीकी इंस्टीट्यूट संस्थान। और इसकी स्थापना की गई 1973 के अंदर। कहां पर? दिल्ली में। किसके द्वारा? NCERT। और इसका सबसे बड़ा काम क्या था? ऑडियो वीडियो तैयार करना, जिसे हम कहते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री निर्माण करना। यह है इसका मूल काम भाई। पूरे देश के लिए देखिए टीचिंग एड तैयार करता है ये इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1973-74 में होती है। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर, जिसका नाम क्या है? केंद्रीय शिक्षा तकनीकी संस्थान के नाम से, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए MHRD द्वारा 2005 के अंदर इसमें एक नया रूप लेके आ गया कि मोबाइल के ऊपर भी ये कार्य होने लगा। MHRD 2005 में शैक्षिक तकनीकी यानी प्रौद्योगिकी को मोबाइल के माध्यम से सर्व सुलभ बनाने हेतु ई पाठशाला नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया। ई पाठशाला नामक एक ऐप है, इस ऐप के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं अपने मोबाइल पर। इस तरह से देखिए टेक्नोलॉजी भारत में भी आई, और भारत में टेक्नोलॉजी की स्थापना उसी दिन हो जाती है जिस दिन NCERT इसकी स्थापना करता है। इससे पहले 1970 में एक छोटा सा विभाग बनाया गया था, जिसका नाम क्या था? शैक्षिक तकनीकी विभाग। इस तरह से देखिए हम इसके अर्थ को देखा, इसकी परिभाषाओं को देखा, इसकी विशेषताओं को देखा। अब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट आता है शैक्षिक तकनीकी के रूप, या हम कह देते हैं प्रकार। शैक्षिक तकनीकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को देखिए 4 भागों में बांटा गया। जिस तरह शिक्षा के अनेक रूप आपने पढ़े होंगे, कौन कौन से रूप जो आपने पढ़े होंगे? अनुदेशन पढ़ा होगा, शिक्षा पढ़ा होगा, जैसे शिक्षा के रूपों में आता है शिक्षण, अनुदेशन, प्रशिक्षण, ऐसे शब्दों को आपने पढ़ा होगा जो एक जैसे समानार्थी नजर आते हैं। इसी तरह से देखिए अपने
टेक्नोलॉजी में भी इन शब्दों को चलन में आया है। एक शब्द आता है व्यवहार तकनीकी, दूसरा देखिए शब्द आता है अनुदेशन तकनीकी, और तीसरा एक शब्द आता है टीचिंग टेक्नोलॉजी, और चौथा शब्द आता है अनुदेशन की रूपरेखा। यानी प्रमुख रूप से तो ये तीन चलन में व्यवहार, शिक्षण और अनुदेशन, और तीनों की हम देखिए एक एक करके व्याख्या करेंगे, और इन तीनों को पढ़ने के साथ साथ में आपको कुछ इनकी स्पेशल तुलना भी करके बताऊंगा। तो देखिए मैं पहले इनके बारे में थोड़ी सी बातें बता देता हूं, फिर हम बात कर लेते हैं। तीन चीजें हैं हमारे पास। एक तो है शिक्षण तकनीकी, शिक्षण तकनीकी, ठीक है भाई। दूसरा देखिए अपने इसके अंदर दे रखा अनुदेशन, अनुदेशन तकनीकी, ये तीन शब्द हैं। और तीसरा आता है व्यवहार तकनीकी, व्यवहार तकनीकी। और देखिए इन तीनों में अंतर देखेंगे हम, ये तीनों शब्दों को थोड़ा परिभाषित करेंगे। सबसे पहले आता है, इसको कहा जाता है टीचिंग। और टीचिंग की यदि बात करें तो देखिए टीचिंग के ऊपर जो काम किया था, इसके जो प्रवर्तक या प्रतिपादक, प्रतिपादक वो माना जाता I.K. डेविस। और शिक्षण के उपागम देने वाले तीन लोग थे। एक का नाम तो है हर्बर्ट मोरिसन, और तीसरा है हंट। उसके बाद अनुदेशन प्रणाली के प्रतिपादकों की यदि हम बात करें तो यहां पर आता है लुम्सडेन, आशुबेल और ग्लेशर। लुम्सडेन, ग्लेशर, आशुबेल। और उसके बाद व्यवहार तकनीकी के अंदर यदि हम देखते हैं, यहां प्रमुख रूप से देखिए फ्लेंडर महोदय आते हैं और दूसरे आते हैं स्किनर, BF स्किनर। और फ्लेंडर्स। ये दो व्यक्ति हैं यहां पर। अब देखिए दूसरी चीज हम देखते हैं प्रतिपादक के बाद, इसका सीधा सा अर्थ शिक्षण के अंदर देखिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया में तकनीकी का प्रयोग, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में तकनीकी का प्रयोग। क्या कहलाता है? शिक्षण तकनीकी कहलाता है। उसके बाद देखिए यदि हम बात करें अनुदेशन की, यदि हम बात करते हैं तो यहां पर देखिए सीधा सा एक अर्थ आता है, और वो क्या है? किसी विषय वस्तु को लेकर, अनुदेशन का अर्थ होता है सूचना देना, विषय वस्तु यानी कोई भी पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु को सिखाने की प्रक्रिया। और उसके बाद व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया, व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया में तकनीकी का प्रयोग। एक चीज याद रखना, यहां जो देखिए काम में लिया जाता, व्यवहार प्रयोग में सॉफ्टवेयर काम में लिए जाते हैं, और यहां अनुदेशन में काम ली जाती है मशीनें, इसलिए इसको कहा जाता है हार्डवेयर। और टीचिंग में दोनों चीज काम में ली जाती है, सॉफ्टवेयर भी और हार्डवेयर भी, दोनों चीजों का प्रयोग किया जाता है। सॉफ्टवेयर का भी और हार्डवेयर का भी क्या किया जाता है? इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखिए हम बात करते हैं व्यवहार परिवर्तन, दो का किया जाता है यहां। एक तो किया जाता है शिक्षक का और दूसरा शिक्षार्थी का।
शिक्षक के अंदर तो व्यवहार परिवर्तन में किसको किया जाता है? पढ़ाने की कला यानी कौशल यानी दक्षता लाना, प्रशिक्षण के माध्यम से दक्षताएं लाना। जन्म से कोई शिक्षक पैदा नहीं होता है, प्रशिक्षण से ही शिक्षक बनाए जाते हैं। कौन कहता है? व्यवहारवादी तकनीक कहती है। और प्रशिक्षण टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोवाइड करवाना, शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना, यानी जो शिक्षण उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को प्राप्त करना ताकि बालक उन्हें अपने व्यवहार में अपना सके। तो इसका संबंध किससे है? शिक्षण के उद्देश्य से। और इसका संबंध किससे है? ये देखिए ट्रेनिंग से। इस तरह से देखिए व्यवहार तकनीकी। अब इसमें कुछ बातें आती हैं। देखिए डेविस महोदय ने जो बात बताई थी उसको यदि हम देखें, POLC याद रखना इस सूत्र को, डेविस के अनुसार है ये, और ये पूछा भी जा चुका है ये सूत्र। इन्होंने देखिए शिक्षण के 3 बातें बताई थी। शिक्षण व्यवस्था में 3 चीजें होनी चाहिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया में। पहला प्लानिंग, जिसे हम क्या कहते हैं? नियोजन। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। और तीसरे नंबर लीडिंग यानी नेतृत्व। और चौथे नंबर पर आता है कंट्रोल, नियंत्रण। ये 3 चीजें देखिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से नियंत्रित की जाती हैं किसके अंदर? शिक्षण में। और उसके अलावा देखिए हर्बर्ट का उपागम, मॉरिसन का उपागम और हंट का। हर्बर्ट ने जोर दिया था किस पर? स्मृति पर, रटने पर। तो मॉरिसन ने देखिए जो प्रयोग किया था अपना, किसके ऊपर जोर दिया इन्होंने? बोध स्तर पर। और हंट ने देखिए किस पर दिया? यहां इन दोनों के बीच में, यानी विचार या चिंतन पर। इस तरह से 3 देखिए हमारे यहाँ स्तर है। और एक डेविस द्वारा दिया गया POLC, रट के रखना POLC, पोलक। P का मतलब प्लानिंग, O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, L का मतलब लीडिंग और C का मतलब कंट्रोलिंग, नियंत्रण। और ये सारी बातें इसके अंदर बताई गई थी। अब एक आती है, देखिए यहां शिक्षण के 3 उद्देश्य हैं। अनुदेशन के अंदर देखिए 2 ही उद्देश्य आते हैं, क्योंकि यहाँ भाव नहीं होता। यहाँ शिक्षण के कितने उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता? 3 उद्देश्य। 3 उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? और 3 उद्देश्य होते हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। यहां केवल 2 ही उद्देश्य होते हैं, 2 उद्देश्य। 2 उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? 2 उद्देश्यों की यदि हम बात करते हैं, एक तो होता है ज्ञानात्मक और दूसरा उद्देश्य होता है देखिए यहां पर क्रियात्मक। और यहां यदि बात करें तो यहां भी 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इस तरह से देखिए ये सॉफ्टवेयर, ये हार्डवेयर, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अब एक बात आती है, इन तीनों को समझने के बाद अब मैं एक एक करके इन तीनों को समझाऊंगा इसके अंत में, और उनकी विशेषताएं भी देखेंगे और पूरी प्रोसीजर को भी क्या करेंगे हम समझेंगे इसके अंतर। देखिए और एक एक करके हम इन चीज़ों को देखते हैं। वापिस आ जाइए। शैक्षिक तकनीकी के कितने रूप बताए हैं? 4। व्यवहार, अनुदेशन, शिक्षण और अनुदेशन का प्रारूप। ये अनुदेशन का एक डिजाइन है जो लास्ट में दिखाऊंगा मैं आपको। और अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आती है बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, व्यवहार परिवर्तन में तकनीकी का प्रयोग और व्यवहार शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का। अब बात करते हैं अधिगम और शिक्षण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग। किसका प्रयोग कर रहे हैं हम? मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। और किसके द्वारा दिया गया था ये? BF स्किनर। ठीक है ना, जैसे मैंने पहले बताया था। देखिए यहां BF स्किनर और दूसरा कौन है? फ्लैंडर्स। उसके बाद देखिए कोई जन्म से शिक्षक बनकर पैदा नहीं होता, बल्कि प्रशिक्षण संस्थानों में कौशल विकास कर उन्हें शिक्षक बनाया जाता है। तो देखिए किसके व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं हम? टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षक के व्यवहार में परिवर्तन। अर्थात शुरुआत में बिना ट्रेनिंग के शिक्षक नहीं होता, ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण दिया, उसमें दक्षता और कौशल क्या कर दी?
विकसित कर दी। इसी बात को देखिए इसमें पढ़ते हैं व्यवहार टेक्नोलॉजी में। और देखिए शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के व्यवहार परिवर्तन पर जोर देता है। मैंने दोनों की बात करी है। इसका तो संबंध किससे होता है? उद्देश्य से, और इसका किससे होता है? कौशल से। अगला देखिए, यह सॉफ्टवेयर उपागम का अनुसरण करता, मैं बता चुका हूं। इसमें किस पर जोर दिया जाता है? व्यवहार के ऊपर। व्यवहार कैसा है? एड्रेस अमूर्त होता है, यानी सॉफ्टवेयर जिसमें चेंजेस लाते हैं। यह शिक्षण की व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित होता। बिल्कुल सही बात है। व्यक्तिगत, चाहे हमारे पास हमारा शिक्षक हो या बालक हो, और प्रत्येक बालक को व्यक्तिगत रूप से उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने पर जोर देता है। यह ज्ञानात्मक क्रियात्मक दोनों उद्देश्यों में प्राप्ति में क्या है? सहायक है। ज्ञानात्मक और कौन सा है? क्रियात्मक। आगे बढ़ते हैं। देखिए अनुदेशन। अब बात आती है ये अनुदेशन होता क्या है? अनुदेशन का अर्थ देखिए, इसका अर्थ होता है सूचना देना। इसका अर्थ क्या है? सूचना देना। और सूचना देने की यदि हम बात करते हैं तो देखिए सीधा सा हमारे पास आता है सूचना देना किस माध्यम से? या तो शिक्षक के माध्यम से या मशीन के माध्यम से। मशीन रेडियो हो सकता है, टीवी हो सकता है, कंप्यूटर हो, किसी के माध्यम से भी सूचना दी जाती है। और यहाँ आप देख रहे हो एक डिजिटल बोर्ड के माध्यम से एक शिक्षक देखिए सूचना दे रहा है बच्चों। अब कई बार क्या है कि हम इसके अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। अनुदेशन का मतलब होता है सूचना देना। एक निश्चित परिस्थिति में शिक्षक और शिक्षार्थी के अंदर एक विषय वस्तु को लेकर जो अंतःक्रिया होती है उसको कहा जाता है अनुदेशन। शिक्षण कहीं भी हो सकता है, औपचारिक अनौपचारिक, लेकिन अनुदेशन हमेशा निश्चित परिस्थितियों में औपचारिक रूप से होता है और विषय वस्तु को लेकर होता है। देखिए अनुदेशन शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य पाठ्यक्रमीय ज्ञान के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। क्या क्या चीज है इसमें? एक टीचर है, दूसरा देखिए स्टूडेंट है, और इनके बीच में क्या है? पाठ्यक्रम है। तो सीधा सा है टीचर और स्टूडेंट के बीच। किसको लेकर? विषय वस्तु को लेकर। विषय वस्तु को लेकर जो अंतःक्रिया होती है उसको ही क्या कहते हैं हम? अनुदेशन। अनुदेशन हार्डवेयर उपागम, क्योंकि यहां किसका प्रयोग कर रहे हैं हम? मशीनों का, रेडियो, टीवी या कंप्यूटर, डिजिटल बोर्ड, इनका प्रयोग करते हैं। इसलिए हमने क्या कहा? इसे हार्डवेयर उपागम पर आधारित। अर्थात इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? मशीनों का प्रयोग किया जाता है। और आगे देखिए, यह शिक्षण को क्या बनाती है? सरल, स्पष्ट और रुचिकर बनाता है। क्योंकि कई बार देखिए शिक्षक के समझ नहीं आती, मशीनों का प्रयोग कर लेते हैं हम। और देखिए यह सीखने में पुनर्बलन और पृष्ठ कौशल, ये फीडबैक है या पृष्ठ पोषण भी कहते हैं इसको हिंदी में, पृष्ठ पोषण। ठीक है ना? तो किस पर जोर देता है ये? पुनर्बलन और पृष्ठ पोषण पर। पुनर्बलन देखिए यदि हम बात करें सकारात्मक और नकारात्मक। पृष्ठ पोषण का मतलब होता है जो ज्ञान दिया जा रहा है उसका पता लगाना, सही दिशा में हो रहा है या गलत दिशा में, उसी को कहा जाता है। फीडबैक को महत्व दिया जाता है अनुदेशन में। अगला देखिए, इसमें शिक्षक की अनुपस्थिति में भी छात्र स्वयं अध्ययन स्वयं गति से सीख सकता है। कैसे सीख सकता है? यदि शिक्षण देखिए मशीन से हो रहा है, जैसे कंप्यूटर से, आप लोग पढ़ रहे हैं मोबाइल से बिना टीचर के ही, तो वो कौन सा है? अनुदेशन तकनीकी है जो आप पढ़ रहे हैं, इसको हम कहेंगे अनुदेशन। और देखिए शिक्षण तकनीकी दूसरी कौन सी आती है? टीचिंग, टीचिंग टेक्नोलॉजी। और यहाँ देखिए एक टीचर होता है, टीचर द्वारा पढ़ाया जा रहा है विभिन्न चीज़ों को उपयोग में लेते हुए। और इसमें देखिए शिक्षण तकनीकी शिक्षण में नवीन विधियों के प्रयोग पर बल देती है। किसके ऊपर बल देती है? नई नई विधियों के प्रयोग के ऊपर बल। पुरानी पद्धति से पढ़ाते थे जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज टेक्नोलॉजी आ गई है तो पढ़ाने के लिए देखिए हमारे पास पाठ्य पुस्तक विधि आ गई है, कंप्यूटर है, डायग्राम्स हैं, ग्लोब्स हैं, मोबाइल्स हैं, कैमरा है, डिजिटल बोर्ड है,
बहुत सारी चीजें आ गई हमारे पास, टेक्निक्स जो टीचिंग में काम में लेते हैं, जिनका संबंध विशेष रूप से शिक्षण और अधिगम को प्रभावशाली बनाना। इन चीजों से हमारी टीचिंग को क्या बनाते हैं हम? प्रभावशाली बनाते हैं। और देखिए आगे, शिक्षण तकनीकी में, शिक्षण तकनीकी के माध्यम से ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक यानी तीनों उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। हम देखिए यहां पर बात कर रहे हैं तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति केवल यहीं पर होती है, बाकी तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होती है। अगर हम देखते हैं तो थोड़ा बहुत किसमें होता है? व्यवहार में जरूर देखिए तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है। और देखिए शिक्षण तकनीक, कुछ डेफिनेशन स्किनर के अनुसार, शिक्षण तकनीकी वह शास्त्र है जो शिक्षक की प्रभावशीलता बढ़ाता है और शिक्षण प्रक्रिया को अधिक समृद्ध करता है। ये परिभाषा मैंने पहले भी लिखी थी। फिर देखिए उसी परिभाषा को फ्लेंडर्स अंत्यक्रिया के बारे में बताने वाले, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच होने वाली अंत्यक्रिया का मॉडल देने वाले कौन है? फ्लेंडर महोदय। शिक्षण तकनीकी मुख्यतः शिक्षक और छात्रों के बीच पारस्परिक संबंधों में सहायक क्रिया विधियों की जानकारी है। कौन कहते हैं? फ्लेंडर। और देखिए शिक्षण तकनीकी के अंदर इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट तीनों को शामिल किया जाता है। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, इन तीनों को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। क्योंकि शिक्षा शास्त्र में तो देखिए हम कला और विज्ञान मान के पढ़ाते थे, लेकिन यहाँ इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, और ये पहचान किसकी है? टेक्नोलॉजी की है। शिक्षण तकनीकी में विश्लेषण, व्याख्या, मूल्यांकन एवं सुधार की संभावना होती है, अर्थात ये संभव है इस टेक्नोलॉजी के कारण। एनालिसिस करना और एक्सप्लेनेशन करना, इवोल्यूशन करना, और उसके अलावा हम क्या करना चाहते हैं? सुधार। यह शिक्षण अधिगम सोपानों में समन्वय स्थापित करता है। शिक्षण अधिगम के जितने भी सोपान हैं, कितने सोपान बताए? I.K. डेविस ने 4 सोपान बताए हैं। ये पूछा जाता है शिक्षण के सोपान कितने बताए हैं? सोपान। शिक्षण अधिगम के संगठन में देखिए कुछ सोपान बताए हैं 4, और जिनकी मैं बात पहले कर चुका हूं। मैंने लिखा था POLC, वही चीजें हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, नेतृत्व और उसके अलावा नियंत्रण। POLC ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में और पूछा जा सकता है। और देखिए इसके बाद शिक्षण तकनीकी, शिक्षण के 2 तत्व होते हैं, एक होता है पाठ्य वस्तु और दूसरा होता है संप्रेषण। पाठ्य वस्तु के अंदर देखिए जो जोर दिया जाता है शिक्षण के स्तर, और शिक्षण के स्तर कितने होते हैं? 3, जो मैंने आपको बताया था। एक स्तर तो होता है स्मृति, जिसमें रटाया जाता है बच्चे को, दूसरा बच्चे को बोध कराया जाता है, और तीसरा होता है चिंतन का, जिस पर बच्चे को सोचने पर मजबूर किया जा। स्मृति स्तर का देखिए जो दिया गया था किसके द्वारा? हर्बर्ट। बोध स्तर का मोरिसन, और चिंतन स्तर का स्तर बताया गया किसके द्वारा? हंट द्वारा। ये नाम पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि कितने स्तर होते हैं शिक्षण के? 3 स्तर होते हैं। सोपान कितने होते हैं? 4 सोपान डेविस के अनुसार, और ये 3 विद्वानों के अनुसार 3 स्तर। इसी के अंदर देखिए हमारी व्यवहार तकनीकी और अनुदेशन तकनीकी भी शामिल होती है, और दूसरा होता है संप्रेषण। और संप्रेषण के अंदर देखिए जो तकनीकी काम में लेते हैं व्यवहार परिवर्तन। कौन सी तकनीकी काम में लेते हैं? यह कैसा हो सकता है संप्रेषण? शाब्दिक और अशाब्दिक, 2 तरह से देखिए हम परिवर्तन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखिए अनुदेशन की रूपरेखा, जो चौथा प्रकार है हमारा। कौन सा प्रकार है? चौथे रूप में देखिए शैक्षिक तकनीकी की वह शाखा, यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की वह शाखा जो शिक्षण की परिस्थितियों, कार्यों की रूपरेखा एवं नवीन उपागमों की ओर संकेत करती है, उसी को कहा जाता है अनुदेशन की रूपरेखा या डिजाइन।
क्या कहते हैं हम इसको? डिजाइन भी कहते हैं। और इसी को रूपरेखा को एक और शब्द काम में लेते हैं, प्रारूप। और प्रारूप जो बनाया गया है, देखिए अनुदेशन का 3 चीजें होती, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ये ही प्रारूप है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। याद रखना एग्जाम में, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का प्रारूप, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा सिस्टम अप्रोच के अंदर। इसको काफ़ी डिटेल से हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल, देखिए क्या बताया गया है, डिजाइन। इंस्ट्रक्शन का अर्थ होता है अनुदेशन और डिजाइन का अर्थ होता है प्रारूप, कि किस तरह से हम हमारे अनुदेशन को प्रारूप के अंदर बदल सकते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के अंदर। उसके बाद देखिए इसके अंदर एक डेफिनेशन भी दी हुई है अनविन के अनुसार। अनुदेशन के प्रारूप से तात्पर्य आधुनिक कौशल तथा प्रविधियों का शिक्षा तथा प्रशिक्षण की अधिगम को सुगमता तथा सरलता प्रदान करते हैं। तो ये किस में बताया? अनुदेशन की रूपरेखा में बताया। अनविन महोदय ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आधुनिक जितने भी कौशल हैं और जितनी भी देखिए विधियां हैं वो, और साथ में उनके प्रशिक्षण की अधिगम को सुगमता और सरलता, सीधा सा है, अधिगम को क्या प्रदान करता है? सरलता और सुगमता प्रदान करता है। कौन? ये प्रारूप। इस प्रारूप को अपनाने से हम बहुत ही अच्छे, यानी लर्नर, बच्चे बहुत ही अच्छे से सीख जाते हैं चीज़ों को। और इस प्रारूप की यदि हम बात करें तो ये प्रारूप कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, 1, 2 और 3। कितने प्रकार का होता है? 3। पहला प्रकार दे रखा है प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप, यानी ये ट्रेनिंग का प्रारूप बनाया गया जिसमें मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा संप्रेषण नियंत्रण मनोविज्ञान प्रारूप। इसमें 2 चीजें हैं, एक तो संप्रेषण नियंत्रण और दूसरा क्या है? मनोविज्ञान। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए देखिए ये प्रारूप बनाया गया है। और तीसरा है सिस्टम अप्रोच। इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे अगले अध्याय में। किसमें पढ़ेंगे? अगला जो हमारा अध्याय आएगा उस अध्याय में हम इसको पढ़ेंगे, प्रणाली उपागम को। और प्रणाली उपागम क्या है? अनुदेशन की रूपरेखा का एक प्रकार है। पूरा हम वहां जानेंगे, प्रणाली, उप प्रणाली, शिक्षा में प्रणाली का उपयोग, सारी चीज़ों को हम डिटेल से समझेंगे और इन चीज़ों को हम क्या करेंगे? जानेंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये जो आज का जो चैप्टर था, पार्ट 1 एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, वो समाप्त हो जाता है। अब मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखिए हमने पढ़ा क्या था? हमने सबसे पहले पेडागोजी के बारे में जाना, फिर एजुकेशन टेक्नोलॉजी का अर्थ जाना, फिर उसकी परिभाषाएं देखी, फिर उसकी विशेषताएं देखी, फिर उसके बाद इसके डेवलपमेंट की कहानी देखी और अंत में हमने इसके रूप यानी प्रकार देखे। कितने प्रकार बताए थे? 4 प्रकार के। शिक्षण देखिए, तकनीकी, अनुदेशन, व्यवहार, और उसके बाद चौथी नंबर की कौन सी थी? अनुदेशन प्रारूप वाली टेक्नोलॉजी। इस तरह से देखिए हमने ये चारों चीज़ों को देखा। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देखिए इन चीज़ों को अच्छे से याद कर लेना। अब हमारे 2 पार्ट और रह जाते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी के। एक पार्ट तो देखिए हमारा रह जाता है शैक्षिक तकनीकी के स्वरूप यानी उपागम, और इसके जो उपागम आते 3 उपागम, तीनों उपागमों को मैं क्रम से पढ़ाऊंगा और उन तीनों उपागमों को अच्छे से समझाएंगे भी जो अपने कोर्स में दिए हुए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी को एक बार पुनः मेरा नमस्कार।